जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के संसाधन और विकास चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले संसाधन एवं विकास जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है, उसका जो संसाधन नामक जो शब्द है उसी की परिभाषा देखते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है, संसाधन कहलाती है। यानी कि जो कोई भी वस्तु है जो पर्यावरण में पर्याप्त है, मतलब कि हमारे को दिख रही है और वो हमारी यूज में आ रही है। जैसे मैं पेन लिया हूँ, पेन का यूज कर रहा हूँ, कॉपी है, कॉपी का यूज कर रहा हूँ, मोबाइल का यूज करता हूँ। ये सब क्या है, जो हमारी संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, संसाधनों के वर्गीकरण के जो है आधार हैं कि किस आधार पर, मतलब कि बेस क्या है उनके वर्गीकरण करने के। तो उनके 4 बेसिस हैं। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कैसे बना था उसके आधार पर, और समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा या समाप्त होने वाला है, इसके आधार पर। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, यानी कौन उस संसाधन का मालिक है, मेरा है, तुम्हारा है, आपका है, किसका है। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर, यानी वो विकास करेगा, यानी भविष्य के लिए रखा गया है, वर्तमान के लिए है। विकास की दृष्टि को देखते हुए संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, जिसे विकास के आधार पर संसाधन के रूप में पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब देखिए, जैव संसाधन क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, वैसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जीवन व्याप्त है, सबसे पहला चीज यहाँ पे जीवन होना चाहिए। वैसे संसाधन जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों में जैव संसाधन आते हैं। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। और उनका उदाहरण है मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। और पशु हमारे लिए क्या करते हैं, बोझा ढोते हैं, या फिर उनकी वजह से हम लोग दूध खाते हैं इत्यादि, बहुत सारे उपयोग हैं, मांस खाते हैं। तो पशु भी हमारी तरफ हमारे वो संसाधन हो गए। अब पेड़ पौधों को देखते हैं, पेड़ पौधे कैसे संसाधन है। जैसे पेड़ है, उसके लकड़ी प्राप्त किए, ईंधन के रूप में यूज किए, फर्नीचर बनाए, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसीलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, संसाधन है। और आगे देखते हैं जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अजैव संसाधन के बारे में देखते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि वैसे वस्तु जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इनमें जीवन व्याप्त नहीं है, तो ये अजैव संसाधन हो गए। तो ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को देखते हैं। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब ये नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है और अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? तो देखिए, नवीकरणीय योग्य संसाधन में कि वैसे संसाधन जिन्हें किसी विशेष क्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। आप जब भी पढ़ेंगे किसी भी पेपर के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, या बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप कीवर्ड का यूज करेंगे, यानी छोटे-छोटे वर्ड को तोड़ लेंगे और उसकी परिभाषा। अब यहाँ से देखेंगे कि संसाधन जिन्हें विशेष क्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि अब यहाँ पे आपको संसाधन और पुनः क्रिया केवल लिखनी है। अब आप ये याद रहेगा तो नवीकरणीय योग्य संसाधन का परिभाषा बना लेंगे। जैसे का नाम फिर से बता देंगे, बना देंगे परिभाषा की, जो संसाधन पुनः प्रक्रिया द्वारा, किसी भी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हो सकता है, उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। आप अपनी प्रक्रिया में बना सकते हैं, इसीलिए आपको कीवर्ड का यूज ध्यान देना है कि क्या कीवर्ड है। तो इसके उदाहरण देख लीजिए, जल, पवन, यानी कि जल जो है कि वातावरण में जाता है, फिर वापस आता है, धरती पर वाष्पीकृत होता है, वाष्प बनकर वापस जाता है और फिर वर्षा, यही चक्र चलता रहता है। तो इसीलिए जो है कि जल नवीकरणीय योग्य संसाधन है, पुनः प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, अनवीकरणीय योग्य संसाधन के बारे में देखते हैं। देखिए, अनवीकरणीय योग्य संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, या वर्षों बाद, लाखों वर्षों के बाद प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। यानी साफ-साफ शब्दों में कहें कि इनका जो है कि एक बार उपयोग के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, वैसे संसाधन अनवीकरणीय योग्य
संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज, जीवाश्म और खनिज, इनको बनने में बहुत लाखों साल लगते हैं, इसलिए इन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन में रखा गया है। और आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन को देखते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन भी 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या है, सामुदायिक क्या है, राष्ट्रीय क्या है और अंतर्राष्ट्रीय क्या है, इसके बारे में आगे आइए देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे निजी तालाब, निजी खेत, घर आदि। यानी कि व्यक्ति जो है कि संसाधन का अकेला मालिक होता है, वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे निजी तालाब, निजी खेत, घर इत्यादि। जैसे आपके पिताजी आपके घर के मालिक होंगे तो व्यक्तिगत संसाधन में आपका घर आ जाएगा। और जैसे सामुदायिक संसाधन के बारे में देखते हैं। तो देखिए सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिन पर किसी एक वर्ग या समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है, यानी सभी लोगों का, वर्ग के सभी लोगों या समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जो है, उदाहरण में आ जाएगा जैसे कि निजी में आपने देखा निजी तालाब, वैसे उदाहरण में पंचायत भवन आपने देखा होगा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर पार्क हो गया, पार्क, मंदिर इत्यादि, मंदिर, ये सब चीज़ें जो है कि सामुदायिक संसाधन में आती हैं। आप देखे होंगे जिस पर सभी समुदाय का अधिकार होगा, वैसे जो है कि सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। आप ऐसे संसाधनों को खुद भी ढूंढ सकते हैं। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। राष्ट्रीय संसाधन किसी देश के अंदर आने वाले सभी प्रकार के संसाधन, चाहे व्यक्तिगत हो या सामुदायिक हो, तथा 12 समुद्री मील यानी कि 12.2 किलोमीटर तक के समुद्री संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें, नहरें, रेल आदि। 1 समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं कि किसी देश के सीमा के भीतर आने वाले सभी प्रकार के संसाधन, यानी कि आप व्यक्तिगत, आपका घर हो या फिर जो है कि समुदाय का मंदिर हो या कुछ भी हो, लेकिन उस पर राष्ट्र का जो है कि अधिकार हमेशा के लिए होता है। आप चाहेंगे कि आपका घर जो है कि जिस प्रकार कभी कभी आपने देखा होगा कि रेल की पटरियाँ बिछती हैं तो जो है कि खेतों में भी आ जाती हैं, लेकिन खेत वाले मना नहीं कर पाते हैं, सरकार उसका मुआवजा देती है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। तो इस प्रकार, और जो कि समुद्र में 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक की दूरी के अंदर तक आने वाले संसाधन देश के संसाधन में, राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं, और उसके बाहर वाले संसाधन सभी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। अब देखिए किलोमीटर में दिया 22.2 यानी कि 1.85 किलोमीटर 1 समुद्री मील बराबर होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद खुले महासागर में प्राप्त संसाधन, जिस पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद खुले महासागर में प्राप्त संसाधन, जिन पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हैं उन्हीं का नियंत्रण होता है। 200 समुद्री मील के बाहर जो समुद्र में जितने भी प्रकार के संसाधन व्याप्त हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो या कुछ भी हो, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है और उनका उपयोग आप उनकी सहमति के बिना नहीं कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये था। और विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को देखते हैं। देखिए विकास के स्तर के आधार पर संसाधन भी 4 प्रकार के होते हैं। संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। देखिए संभावी संसाधन को देखते हैं। देखिए संभावी संसाधन वैसे संसाधन जो प्राप्त तो हैं किंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता, संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी कि प्राप्त हैं किंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता। आप याद करेंगे कि संभावी संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया जाता है, जो प्राप्त हैं, जैसे कि राजस्थान में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा।
जो है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में पवन यानी कि वायु की ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है। रेतीले क्षेत्रों में अगर हम सोलर प्लांट लगा दें तो बहुत सारी बिजली बन सकती है और औद्योगिक क्षेत्र भी वहाँ लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, इसे संभावित संसाधन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि वैसे संसाधन जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे उनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है और उनका उपयोग और मात्रा, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियाँ, पेट्रोलियम, कोयला, इनका उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में, मतलब कि विकसित संसाधन जैसे हम जिनका उपयोग वर्तमान में कर रहे हैं विकसित संसाधन कहलाते हैं। और भंडार को देखते हैं। देखिए, भंडार संसाधन वे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध हैं किंतु प्रौद्योगिकी का पर्याप्त विकास न होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार संसाधन कहलाते हैं। अब इसके सबसे बड़ी परिभाषा में कीवर्ड है प्रौद्योगिकी का पर्याप्त विकास न होने के कारण उपयोग नहीं हो पा रहा है। बस इतना शब्द याद करना है कि जो प्राप्त तो हैं, उपलब्ध हैं, किंतु उनका प्रौद्योगिकी विकास के कारण उनका उपयोग न हो पा रहा है, भंडार संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए इनका उदाहरण देखिए, जल, H2O, हाइड्रोजन देखिए ज्वलनशील गैस है जो कि बहुत बड़े ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास उतनी तकनीक नहीं है कि हम हाइड्रोजन को जल से अलग कर सकें, इसीलिए इसे भंडार संसाधन में रखा जाता है। अब देखते हैं संचित कोष संसाधन। देखिए, संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन का वह हिस्सा, यानी कि भंडार का वह हिस्सा जो वर्तमान तकनीकी की सहायता से उपयोग किया जा रहा है, किया जा सकता है, यानी जो हमारे पास तकनीकी है उससे हम उपयोग कर सकते हैं, किंतु भविष्य के उपयोग के लिए, यानी भविष्य के लिए रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, संचित कोष का संसाधन कहलाता है। संचित मतलब बचाना, कोष माने इकट्ठा करना। जो कोष, जैसे बैंक है, बैंक में हम अपना पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसे बैंक को हिंदी में कहते हैं अधिकोष। उसी प्रकार संचित मतलब कि इकट्ठा करना, कोष माने बचा के रखना। तो इकट्ठा करके बचा के रखे हुए संसाधनों को संचित कोष संसाधन कहते हैं, जिसे भविष्य के लिए रखा गया है। उदाहरण देख लेते हैं, बांधों पर नदियों का जल, वन संपदा इत्यादि। यानी कि बांधों पर नदियों का जो जल बना हुआ है उससे हम टरबाइन लगा करके अच्छी मात्रा में बिजली उपयोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि उपयोग तो किया जा रहा है किंतु पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं किया जा रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा मात्रा में किया जा रहा है, इसीलिए इसे जो है कि संचित कोष संसाधन में रखा जाता है। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार संसाधन का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं संसाधनों का विकास। लोगों का मानना है कि संसाधन प्रकृति की देन है। लोग ऐसा पहले मानते थे कि संसाधन जो है प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया। मानव ने ये नहीं देखा कि कितना है, क्या होगा, इसके उपयोग से हमारा क्या घाटा होता है, क्या फ़ायदा होता है, ये लोगों ने नहीं देखा, केवल इसका उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई और समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और वो समस्याएं क्या क्या हैं देखिए। जो है संसाधनों का ह्रास होने लगा। समस्याओं में पहला संसाधनों का ह्रास मतलब कि उनकी कमी होने लगी, और दूसरा संसाधन दो वर्गों में विभाजित हो गए। पहला संसाधन संपन्न, संसाधनहीन। संसाधन संपन्न मतलब कि अमीर और दूसरा गरीब। अब देखिए संसाधन जो है कि संसाधनों का उपयोग जब लोग करेंगे, अब देखेंगे कि हमारा फ़ायदा हो रहा है इसमें, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने का उपयोग करेंगे, और जो नहीं समझदार होंगे यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वो उसे नहीं इकट्ठा करेंगे। तो संसाधन संपन्न लोग वही थे जो शिक्षित हो गए समय के साथ, और ये समय के साथ शिक्षित नहीं हो पाए, या फिर ये कहे कि ये आगे हो गए और ये पीछे रह गए। तो अब आगे देखते हैं संसाधन के बारे में। तीसरा इसके बारे में जो है कि संसाधनों के उत्पन्न समस्याओं में तीसरी समस्या है कि संसाधन के अंधाधुंध शोषण से भूमंडलीय तापन, ओजोन परक्षरण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देखिए भूमंडलीय तापन, कभी कभी पूछ जाता है कि भूमंडलीय तापन क्या है। तो भूमंडलीय तापन पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी के अंदर जो है कि गर्मी बढ़ रही है, इसी गर्मी को भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन पर जो है निबंध लिखने को दे देता है या फिर उसके बारे में लिखने को, तो 2 नंबर या लघुत्तरीय प्रश्न में दे देता है। इसलिए आपको भूमंडलीय तापन को भी याद करके रखना है। अब देखिए सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास
विकास भविष्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। यानी कि विकास की वह अवधारणा जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भविष्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, वैसे विकास को सतपोषणीय विकास कहते हैं। अब देखिए संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधन की कमी वाले क्षेत्रों में संसाधन की बहुलता वाले क्षेत्रों में संसाधन की आपूर्ति करना। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, समझ में नहीं आया, इसीलिए हम देखें इसको बताते हैं। जो है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई क्षेत्र है और ये एक क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे संसाधन व्याप्त हैं और यहाँ पे कहीं कहीं कोई संसाधन व्याप्त है। तो यहाँ संसाधनों की अधिकता है जिन चीज़ों की, वो चीज़ें यहाँ दे देंगे हम, यहाँ दे देंगे तो पर्याप्त मात्रा में संसाधन नियोजन होगा। अब यहाँ भी मान लीजिए कोई यहाँ भी चीज़ है जो पर्याप्त मात्रा में है और यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ की चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे और यहाँ की चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संसाधन नियोजन। और संसाधन नियोजन करने के 3 चरण हैं। चरण मतलब कि 3 स्टेप हैं, उन स्टेपों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उसमें 3 स्टेप में पहला स्टेप है यानी प्रथम चरण है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। संसाधनों को पहचानना और उनकी क्या करना, तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी कि वो क्षेत्र किस प्रकार का है, ऊंचा है, नीचा है, किस प्रकार का क्षेत्र है ये देखना, उसकी मानचित्र बनाना, उसको चित्र में मानचित्र में जो है कि दर्शाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना। जो संसाधन वहाँ पर व्याप्त हैं उनका गुण, उनकी गुण क्वालिटी क्या है, उससे क्या होता है, क्या बनता है, क्या उपयोग होता है और उसकी मात्रा कितनी है, यानी कितने ज़्यादा जो है कि वो कितनी मात्रा में है, इसको ध्यान में रखते हुए और इसको तैयार करना, ये प्रथम चरण में किया जाता है। अब द्वितीय चरण क्या है इसको देखते हैं। द्वितीय चरण में संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। संसाधन के विकास की योजनाएं लागू करना और लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब कि मानो जो है कि किसी चीज़ के उपयोग में प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। जैसे कच्चा तेल हमें प्राप्त है, कच्चा तेल को हम क्या करते हैं, फैक्ट्रियों में ले जाते हैं और ले जाकर वहाँ पर सफाई करते हैं, उसके बाद हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे सफाई करने के जो औजार हैं, सामान हैं, जो वस्तुएं हैं, मशीनें हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी। ठीक है, इतना समझ आया। प्रौद्योगिकी और कौशल के संसाधन नियोजन का ढांचा तैयार करना, यानी संसाधन के विकास की योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रौद्योगिकी, कौशल और राष्ट्रीय संसाधन नियोजन का ढांचा तैयार करना। और तृतीय चरण को देखते हैं, संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। यानी संसाधन का जो विकास की योजना बनी हुई है, हमने बनाने के लिए संसाधन विकास की योजना बनाने के लिए हमने क्या किया, प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार किया। किसके लिए, संसाधन विकास योजना के लिए। अब वो योजना बन गई, उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना के साथ समन्वय यानी कि उन दोनों का मेल मिलाप करा के उससे विकास आगे की तरफ बढ़ाना। जैसे कोई देश है, देश में 2 विचारधाराएं हैं, उन दोनों विचारधाराओं को मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह देश का विकास होगा। तो वही किया जा रहा है कि संसाधन के विकास का योजना और जो है राष्ट्रीय विकास की योजना, दोनों को मिला करके हम आगे बढ़ें तो इस प्रकार हम देश का विकास कर सकते हैं। तो इसलिए विकास के लिए आवश्यक है दोनों का समन्वय करना। समन्वय मतलब कि मिलाना, इकट्ठा करना, या दोनों को एक मतलब सूत्र में बांध देना। आगे देखिए संसाधन का संरक्षण। देखिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास हेतु संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। किस लिए, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास हेतु संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, यानी कि संसाधनों को बचाना आवश्यक है। हम आज हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं पर्याप्त मात्रा में, मतलब हम मान लें इतने सारे संसाधन हैं और कल हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इतने भी संसाधन ना रहें तो उनको क्या होगा, जनसंख्या तो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, संसाधन घट रहे हैं, इसलिए संसाधनों को बचाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी भविष्य वाली आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग चाहती है ना, इसीलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना है। उसके बारे में महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही प्यारा सा कथन है, उसको हम देखते हैं।
और देखिए क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी, कहते हैं कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, किंतु उनके लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी मनुष्य को पेट भरने के लिए है, लेकिन उसकी पेटी भरने यानी कि उसका बस्ता भर कर ले जाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यही संसाधन संरक्षण पर महात्मा गांधी के कथन है। कभी कभी पूछ देता है ये कथन किसके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बीच से भी कभी कभी उठाते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन हमारे पास पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ से भी काट कर पूछ देता है, और यहाँ से भी यहाँ तक काट लेता है, यहाँ तक, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है भू संसाधन। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन, भू संसाधन मतलब भूमि एक प्रकार का संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, यह एक सीमित संसाधन है, यानी कि इसकी मात्रा कम है। पृथ्वी पर आप जानते होंगे 75% भाग पर जल है, और केवल 25% भाग पर भूमि है। तो भूमि एक सीमित है, सीमित मात्रा बहुत कम मात्रा में है। तो भूमि पर निम्न आकृतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी आकृतियाँ पाई जाती हैं। उनमें से कुछ आकृतियाँ ये हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। तो इनका जो है कि डायग्राम हमने तैयार किया है कि पर्वत इतने 30% भाग में, आपको जो है कि फैक्ट याद रखने हैं। और पर्वत आपको याद हो गया 30%, मैदान आपको 43%, और पठार जो है 27%। अब आपको ये डाटा याद है, आपको फैक्ट याद है, तो आप पेपर में आसानी से डायग्राम बना लेंगे। अगर आप पूरा गोल नहीं बनाते हैं, हमने तो इसको जो है कि उससे बनाया है, बनाने वाले से। अब आप हाथ से भी बनाएंगे तो जो है कि टीचर को लगेगा हाँ बच्चा जानता है। आप किसी भी परीक्षा में बैठें, या फिर वो यूपीएससी की हो, जो है कि यूपी बोर्ड की हो, लेकिन हमको डायग्राम ज़रूर ध्यान रखना है। डायग्राम से एक्स्ट्रा 1 नंबर, यानी हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन अगर हैं हमारे पास, और हमने डायग्राम बना लिया, तो हमारे 1 नंबर पक्के पक्के मिलेंगे, ये तो तय है। क्योंकि वो जानता है टीचर कि बच्चा को आ रहा है, तभी तो वो डायग्राम बना रहा है। तो आपको फैक्ट याद रखना है। अब आगे देखिए भूमि के उपयोग। देखिए भूमि के उपयोग, सबसे पहले देखते हैं भूमि के उपयोग। भूमि का उपयोग वन के रूप में किया जा रहा है, मतलब वर्तमान उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। वन के रूप में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो है कि कृषि हमारे क्षेत्र पर होती है, मतलब कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें कृषि की जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहाँ अनुपलब्ध, मतलब कि वहाँ कृषि नहीं हो रही। जैसे कि बंजर भूमि छोड़ दिया गया है, इमारत बना दिया गया। हम घर में रहते हैं तो घर में थोड़ी कृषि करते हैं, बंजर क्षेत्र छोड़ दिया गया है तो उन पर कृषि थोड़ी होती है, तो इसलिए वो क्षेत्र अनुपलब्ध है। और किसी अयोग्य भूमि जैसे चारागाह, चारागाह मतलब कि गायों को चराने के लिए जो क्षेत्र छोड़ दिया गया है वहाँ पर कृषि थोड़ी हो पाएगी। और परती भूमि और बंजर भूमि में अंतर देख लीजिए। बंजर भूमि जो 2 साल से अधिक, सॉरी 1 साल से अधिक समय से छूटी हुई है, अधिक समय से कृषि नहीं हुई है, उसे बंजर कहते हैं। और यहाँ पे 1 साल, केवल 1 साल छोड़ करके 1 साल के बाद यहाँ 2 साल लिख रही है, 2 साल से अधिक समय कृषि नहीं हुई है तो उसे बंजर में रख देते हैं। और परती को 1 साल बाद कृषि की जाए तो परती क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब देखिए जो है कि ये फैक्ट बहुत आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पर तैयारी वाले क्वेश्चन में भी, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में भी, और ये वन लाइनर में पूछ देता है। इस समय तो वन लाइनर जो है कि OMR सीट पर हो रहा है, यानी ऑप्शनल मतलब कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो OMR सेट के लिए। तो इसके लिए ये भी ध्यान रखना है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर है। आपको केवल ये याद रखना है बोर्ड परीक्षा के लिए, अगर आप UPSC एस्पिरेंट है तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर याद रखना है। ये बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप एक नज़र में ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है कि भूमि निर्माण के कारण क्या है, भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है। निम्नीकरण मतलब क्या होता है, कमी, यानी भूमि की कमी हो रही है, उसके कारण क्या है। तो वन उन्मूलन, यानी कि वन जो है, वनों को काट देने से भूमि, मतलब कि भूमि का अपरदन होता है, तो इसे वन उन्मूलन कहा जाता है। अति पशुचारण क्या है, अत्यधिक पशुओं के चरने से, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे घास उगी हुई है वहाँ पशु चरेंगे तो उसको अच्छे से खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो वो जानते थोड़े हैं कि काटेंगे तो अच्छी से आएगा, और जैसे खींच लेंगे तो ज़मीन से मिट्टी भी उखड़ जाएगी, और उखड़ने से क्या होता है, मिट्टी बहाकर चली जाती है पानी के साथ। इसलिए अति पशुचारण से भूमि निम्नीकरण पर प्रभाव पड़ता है। और देखिए खनन को देखते हैं। अब देखिए खनन के बारे में हम देखते हैं। खनन क्या है, खनन मतलब कि जैसे कुछ क्षेत्रों में जो है कि जैसे कोयला की खुदाई की जाती है, तो कोयले को खुदाई के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खुदाई करके उसे ढका नहीं जाता। अगर ढक दिया जाता तो वहाँ पे जो है कि मृदा अपरदन या मिट्टी के खराब होने का डर नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर खनन करके छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे मिट्टी को निम्नीकरण, यानी कि मिट्टी का जो है कि कमी होने लगती है। अत्यधिक सिंचाई, और देखिए जैसे पंजाब के कुछ क्षेत्रों में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पंजाब में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अब कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। जैसे पंजाब में पानी जो है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, लेकिन ज़मीन के अंदर से जल को निकाल करके हमेशा पानी रखा जाता है और 12 मास कृषि की जाती है। अब यहाँ पे हमेशा पानी से जल जो है कि ये भूमि डूबी रहती है, जिससे इसके कण जो है कि बंध जाते हैं, और इसे अति सिंचाई कहा जाता है। और इससे ज़मीन के लेवल में पानी बिगड़ जाता है, और यहाँ पे जो है कि भूमि अम्लीय हो जाती है। बार बार पानी, ज़्यादा पानी समय तक रखने से भूमि अम्लीय हो जाती है। इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। ऑप्शन दे देगा और आपको अति पशुचारण लगाना है। ये कई सालों से यूपी बोर्ड में पूछा जा रहा है, तो आपको ये याद रखना है। इस साल भी हमको लगता है कि आ ही जाएगा। अब देखिए भूमि निम्नीकरण को दूर करने के उपाय क्या हैं। वन रोपण, यानी कि हम जो पेड़ काटते हैं वहाँ पे पेड़ लगाएं, तो इससे वन रोपण से हो जाएगा। और चारागाह का उचित प्रबंध, यानी इसके अपोजिट होगा, एकदम एकदम अपोजिट, कारणों के एकदम अपोजिट जो है कि उपाय होगा। जैसे अति पशुचारण से कृषि निम्नीकरण होता है, वहीं कृषि को उचित प्रबंध कर दे चारण के लिए। जैसे हम भूमि जो है कि कट कर चली जाती है, तो हम जो है कि उसको ढक दें ऊपर से, उसके अंदर घास को उगाएं, और घास को उगाएं जिससे पानी ना जाए, उसके अंदर हवा ना जाए, और मिट्टी को उड़ाकर ना ले जाए। जिससे उचित प्रबंध करने से भूमि निम्नीकरण रुक सकता है। उसके बाद खनन में नियंत्रित करके किया जाए, यानी कि खोदने के बाद, निकाल लेने के बाद धातु उसको ढक दिया जाए। किसी भी क्षेत्र में जैसे कृषि भी किया जाता है, तो लोग घर बनाते हैं, मिट्टी को निकालते हैं, मिट्टी को कार्य के लिए निकालते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं। इसीलिए खनन को नियंत्रित किया जाए, और अति सिंचाई में नियमित सिंचाई को कर दिया जाए। नियमित, चौथा नियमित सिंचाई। अब ये नहीं है कि भूमि निम्नीकरण में केवल यही कारण है, आपको भी अपने तरफ से दिमाग लगाना है, आपको भी अपने विचार देखने हैं कि मेरा विचार क्या है और मैं क्या इसके बारे में सोचता हूँ। तो आप भी इसके कारण और भी निकाल सकेंगे, तो आप अपने जो है कि नोट्स में इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद निम्नीकरण के उपाय भी आप सोच करके अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं मृदा के बारे में। मृदा मृदा के बारे में देखते हैं कि मृदा एक सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि मृदा का निर्माण फिर से हो सकता है। जैसे आपने कक्षा 6 में ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। जो है कि मृदा ज़मीन के अंदर, मतलब कि गहराई में लावा प्राप्त है। लावा जो धरती पर आता है तो इसे आता है, और वायु और जल के संपर्क में आने के बाद यहीं पे जम जाता है, और यहाँ जमने के बाद उसको धूप, वर्षा और जो है कि वायु जैसी जो है कि प्राकृतिक कारण इसे तोड़ते हैं, और ये गर्म जो है कि ठंडा होकर टूटने लगता है। टूटने के बाद मिट्टी के रूप में हो जाता है, टूट के कण हो जाते हैं, और वर्षा आती है, इसे बहा करके ले जाती है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी नवीकरणीय योग्य संसाधन है जो पूरे जीव जगत का पोषण करती है, यानी पूरा जीवन इसी पर व्याप्त है। जो है कि आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, समुद्रों में भी जो है
ये जीव जगत जीवित हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि मृदा जीव जगत का पोषण करती है, तो कैसे संभव होता है? यानी कि जो समुद्र है, समुद्र भी ऐसे ही हवा में नहीं लटका है, वो भी ज़मीन यानी मृदा पर टिका हुआ है। ऐसे है समुद्र, समुद्र ऊपर से है, नीचे ज़मीन है। अभी कितनी गहराई में इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा कठिन है, किंतु वो भी ज़मीन पर टिका हुआ है, इसलिए मृदा जीव जगत का पोषण करती है। मृदा का वर्गीकरण देखते हैं। मृदा 6 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा, लाल या पीली मृदा, और तीसरी काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ कि आप जब भी यूपी बोर्ड या किसी भी परीक्षा में महत्वपूर्ण लिखने की परीक्षा में पहुँचे, तो आप डायग्राम का यूज़ करें। डायग्राम से जो है कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ मैंने इसको बनाया है। अब ऐसे मैं लिख सकता था, पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, और ऐसे लाइन बाई लाइन, ऐसे लाइन बाई लाइन लिख सकता था, लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं किया। मैंने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस प्रकार का उपयोग किया। आप जब भी डायग्राम, चित्र इत्यादि के माध्यम से दर्शाते हैं तो आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव और दूसरों से अट्रैक्टिव लगती है, जिससे जो है कि शिक्षक प्रभावित होता है। अब आगे देखते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में, लाल मृदा के बारे में, और इन्हीं सब मृदाओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहला जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। यानी कि जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप, मतलब कि मैंने बताया कि अभी जो है कि जो है ज्वालामुखी से वो निकलता है लावा, लावा फूटने के बाद इकट्ठा होता है और नदियाँ पानी बहाकर लाती हैं। तो पानी बहाकर जो है कि समुद्र में जाता है, नदी में जाता है, नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। तो ये जो समुद्र में जब नदियों में जाता है, जो वर्षा का पानी है, तो अपने साथ कणों को ले जाता है, और नदियाँ जो है इधर उधर से खुरचती हुई जो है कि जैसे नदी जा रही है ऐसे जा रही है, रास्ते में ऐसे जा रही है, साथ साथ जो है मिट्टी का कटाव करती रहती है। वही छोटे छोटे कण जो है निक्षेप कहलाते हैं, जे ले जाकर कहीं इकट्ठा कर देती है। अब जैसे यहाँ गई और वहाँ पे बीच बीच में आपने देखा होगा कहीं ज़मीन उथली होती है, ऊपर ऊपर होती है, कम गहराई होती है, वही निक्षेप होता है। वो मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन आदि फसलों की खेती की जाती है। और जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ मृदा है। और ये आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, पेन खत्म हो गया, इसको हटाते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक, वो भी जलोढ़ मृदा के किनारे वाले क्षेत्रों में होता है। अब आगे देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यानी जलोढ़ मृदा जो पुरानी है, नदियाँ बहुत पहले बहाकर लाई थी, उन्हें बांगर कहते हैं। और जो वर्तमान में भी यह कार्य चल रहा है, लेकिन जो नई है यानी कि नए में बहाकर ला रही हैं, उसे खादर कहते हैं। अब देखते हैं लाल या पीली मृदा के बारे में। देखिए, यह मृदा लौह अयस्क से बने होने के कारण लाल व जल योजन के कारण पीली दिखाई देती है। यानी कि जो लाल मृदा है, ये लौह अयस्क यानी कि लोहे के तत्व, मैं आपको बता दूं, आपने 6 में अच्छी तरह पढ़ा है तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। पृथ्वी का आकार कुछ गोल है, तो उसके शेप को काट लेते हैं। जैसे आपने तो तरबूजे को खाते होंगे, तो जो निचला भाग है पृथ्वी का, सबसे निचला कोर जिसे कहते हैं, वो ये ऊपरा भाग सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है, और जो है कि मध्य वाला भाग सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, और ये जो सबसे सेंटर वाला भाग है निकिल और फेरस यानी कि लोहा से बना है। तो ये जो फेरस है लोहा, यही लोहा जो है कि गले हुए मतलब कि लावा के रूप में होता है, और यही ज़मीन को फाड़ कर जब बाहर आता है तो यही लोहा बाहर आता है, तो मिट्टी का निर्माण करता है, जिसमें लोहा की मात्रा प्राप्त होती है। तो वही जो है कि लौह अयस्क बने होने के कारण, यही लोहे से, यही क्षेत्र से बने होने के कारण यही फूट कर बाहर निकला होगा, जिससे वो मैदान बना है। तो इसी से बने होने के कारण इसका जो है कि रंग लाल होता है। अब जल योजन क्या है? यानी कि जल में डूबना। अब ये जो मृदा है, जल में लौह अयस्क वाली मृदा बार बार देर तक डूबी रहती है, तो ये पीले रंग की दिखाई देती है, जिसे लाल या पीली मृदा कहते हैं। यह मृदा उड़ीसा जानते हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों के निचले तट यानी कि पर्वत के निचले तट यानी साइड वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये मृदा कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी तट में,
पश्चिमी तट के निचले तटों में पाई जाती है। अब देखते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा, यह मृदा काला होता है, इसे रेगड़ मृदा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रेगड़ मृदा किसे कहा जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन आ चुका है, जिससे मतलब कि कक्षा 10 में OMR सीट के साथ कक्षा 10 में पूछा जा रहा है। तो रेगड़ मृदा जो है कि हर साल पूछा जाता है कि काली मृदा को क्या कहते हैं, या रेगड़ मृदा किस मृदा को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं। काली मृदा में कपास की खेती उपयुक्त मात्रा में की, सर्वाधिक जो है कि काली मृदा में खेती कपास की होती है। आपको याद करने के लिए कैसे क्या याद रखना है, काली मृदा कपास से होती है। अब देखिए, इसलिए इसे कपास की काली मृदा कहते हैं, यानी कि काली मृदा में कपास की खेती उपयुक्त मात्रा में की जाती है, जिसे इसे कपास की काली मृदा कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कपास की काली मृदा क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि कपास जो है कि कपास काली मृदा में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे कपास की काली मृदा कहते हैं। अब ये देखिए अगला, इसी में काली मृदा में देखिए, यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में 2-3 क्षेत्र आपको जरूर याद रखने हैं, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आप याद रख सकते हैं, में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। देखिए, मरुस्थलीय मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, यानी कि इसमें रेत पाए जाते हैं और नमक के कुछ कण पाए जाते हैं। इस मृदा में ह्यूमस क्या होता है आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ अभी। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम पाई जाती है। देखिए ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस पेड़ पौधे और जो है कि कचड़े जो होते हैं ना, पेड़ पौधे के कचड़े, उन्हीं से जो लेयर तैयार होती है, लेयर मतलब कि सड़े गले पदार्थों से जो लेयर मतलब कि जो परत तैयार होती है, उसमें जो है कि ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस मतलब कि उपजाऊ पदार्थ होता है। ह्यूमस एक उपजाऊ जो है कि पदार्थ कह सकते हैं हम। आपने देखा होगा कि जो मशरूम होता है अक्सर कचड़े में निकलता है, उस कचड़े में जो ह्यूमस होता है उसी को मतलब कि एब्जॉर्ब करके, सोख करके, और वो पैदा होता है। इसलिए तो आप जान गए ह्यूमस किसे कहते हैं। तो ह्यूमस मतलब कि जो है कि एक प्रकार का उपजाऊ पदार्थ, अब देखिए लेटराइट मृदा के बारे में देखते हैं। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के बदलाव के कारण होता है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के बदलाव में के कारण होता है। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आर्द्र और शुष्क ऋतु, यानी कि आर्द्र और शुष्क वर्षा और गर्मी जो है कि जो वर्षा और ठंडी की ऋतु बार बार आने के कारण, बदलाव के कारण धूप से ये मृदा चिटक जाती है और पत्थर की तरह कड़ी हो जाती है, इसे लेटराइट मृदा। अब यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, आपने कक्षा 6 में विस्तार पूर्वक दिया, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए, सेंटर वाली रेखा जो 0 डिग्री से जाती है भूमध्य रेखा, यहाँ से जाती है 23 डिग्री कर्क रेखा, और ये जो जाती है उत्तरी अंतराल वो रेखा होती है, और ये देखिए ये मकर रेखा है, और ये भी 66.5 डिग्री होती है। अब यहाँ पे जो ये सेंटर वाला क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। 23.5 डिग्री ये होता है, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पे देखिए 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, और इनके बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। इनके ये और ये क्षेत्र उपोष्ण कहलाता है, उपोष्ण, और ये शीत कटिबंध कहलाता है, शीत कटिबंध। तो आप जान गए उपोष्ण और उष्ण कटिबंध क्या है। भारत कुछ यहाँ पर है ऐसे, आधा क्षेत्र भारत ऐसे है, भारत कुछ ऐसा ही है। देखिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मजाक ना उड़ाइएगा मेरे चित्रकला का। और ये भारत है, यहाँ से सेंटर से जो है कि कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत जो है उष्ण कटिबंध,
यानी कि जो है कि नीचे वाला उष्णकटिबंध और ऊपर वाला उप उष्णकटिबंध दोनों क्षेत्र में आता है। इसलिए यहाँ पे जो है कि गर्मी के कारण कश्मीरी क्षेत्र बर्फ़ से ढका होता है। तो मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंध और उप उष्णकटिबंध क्या होता है। तो लेटराइट मृदा को समझने में ये हमारे लिए हेल्पफुल था, इसलिए मैंने बता दिया। अब यह मृदा ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मृदा ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में काजू काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, कुछ मृदाओं के बारे में मैंने बताया, जैसे काली मृदा में कपास की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है, और वैसे ही इसमें काजू की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लेटराइट मृदा या कपास काजू किस मृदा में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो आपको लेटराइट मृदा में बताना है। देखिए वन मृदा के बारे में देखें। वन मृदा आमतौर पर पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यह पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर मतलब वर्षा में वन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वन जो है कि और यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिकतर मैंने यहाँ भी बताया पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। और आगे देखते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास का ये हमारा अंतिम टॉपिक है, मृदा अपरदन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के कारण क्या है? वन उन्मूलन। मैंने वन उन्मूलन के बारे में अभी बताया आपको, फिर से बता देते हैं कि वनों को अनियमित प्रकार से काटे जाने की प्रक्रिया वन उन्मूलन कहलाती है। अति पशुचारण, यानी कि अत्यधिक पशुओं को चराना, खनन, ये सभी मृदा अपरदन के कारण है। भूमि निम्नीकरण का जो कारण है वही मृदा अपरदन के भी कारण है, और उनका उपाय भी वही होगा। इसके विपरीत मैंने बताया भूमि निम्नीकरण में, आप वहाँ से जाकर फिर से देख लीजिएगा। और इस चैप्टर का जो है कि जो है PDF जो है कि मैं अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में चढ़ा दूंगा, यानी कि वीडियो में डाल दूंगा, और आप वहाँ से देख लीजिएगा। और आगे की ज्योग्राफी की सारी कक्षाएं, कक्षा 10 की इसी पर होगी। NCERT से जुड़े हुए सारे फैक्ट हम जुड़ाते हैं। NCERT का शॉर्ट नोट्स बनाकर हम तैयार करके आपको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो जियोग्राफी में कुल 8 चैप्टर हैं क्लास 10th में, हमको जहाँ तक याद है, शायद कंफर्म याद नहीं है। GRAPHY जियोग्राफी में कुल मिलाकर हमारे पास जितने भी चैप्टर हम कवर कर देंगे। तो आप जियोग्राफी अगर आप क्लास 10th में हैं, या फिर आप UPSC के लिए NCERT का नोट्स बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और हम जियोग्राफी का नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारा था क्लास 10th का चैप्टर 1 था। आगे हम चैप्टर 2 लाएंगे, और इसी तरह पूरी कक्षाएं चलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा एक ही कक्षा में समाप्त हो गया, और अगले चैप्टर को हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपना, और आगे की कक्षाओं के लिए हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।